हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए NTA-UGC नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। तो ये पेपर UGC नेट 2019 का पेपर है जो कि शिफ्ट फर्स्ट है। इसमें पहले ही हमने 2 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। 2 पार्ट्स में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है और आज जो कि पार्ट 3 है इस पेपर का, इसमें हमें आज क्वेश्चन नंबर 31 से आगे डिस्कस करना है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको ये पूरा पेपर समझ में आ जाएगा और आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने बहुत सारे नेट सेट JRF के प्रीवियस पेपर्स डिस्कस किए हैं। वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है प्ले लिस्ट में। उसके अलावा वहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs भी मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा डिटेल्ड प्ले लिस्ट में, जहाँ पे JK सेट LS सेट NTA नेट के नाम का एक लिस्ट है। उसमें आपको हर एक टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्लैगशिप, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है पेपर में, फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम है जो कि इम्प्लीमेंट किया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर जो है वो डी पार्ट है, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको इन शॉर्ट में PMKVY भी बोलते हैं। दोस्तों, ये स्कीम जो है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी हम बात करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनेबल ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग दैट विल हेल्प देम इन सिक्योरिंग बेटर लाइवलीहुड। यानी इस स्कीम के तहत इंडिया की जो यूथ है उनको ऐसी ट्रेनिंग फराहम किया जाता है जो कि बेस्ड है इंडस्ट्रियल स्किल्स पर, यानी इंडस्ट्रियल स्किल्स उनको दी जाते हैं ताकि वो अच्छे से अपना लाइवलीहुड कमा सकें, अपना रोज़गार कमा सकेंगे। तो ये बेसिक मकसद था इस स्कीम का। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। Which one of the following represents the correct order of sequence for reading skills in the context of research? जो रिसर्च का रीडिंग स्किल्स होता है उसमें कौन सा यहाँ पर सीक्वेंस बेस्ट है? तो इसका आंसर डी पार्ट है। पहले सर्वे होगा, सर्वे में उसके बाद वहाँ पर क्वेश्चंस किए जाते हैं और उसके बाद वो रीड किया जाता है और रिकॉल किया जाता है और उसके बाद लास्ट में वो रिव्यू किया जाता है, जो सारा प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। मैच द फॉलोइंग स्टडी स्किल्स विथ दियर रेस्पेक्टिव, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, विथ दियर रेस्पेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, यानी एक साइड में आपकी स्टडी स्किल्स दी गई हैं और दूसरे साइड्स में आपके लर्निंग टेक्निक्स दिया गया है। तो आपको यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर देख लीजिए, तो पहला जो है ए वाला इलाबोरेटिव इंट्रोगेशन। इलाबोरेटिव इंट्रोगेशन का कौन लर्निंग टेक्निक, यानी किस लर्निंग टेक्निक में हम इलाबोरेटिव इंट्रोगेशन स्किल्स प्रोवाइड करते हैं? तो इसका ये आंसर सही है। आंसरिंग वाई ए फैक्ट इज़ ट्रू, यानी जहाँ पर हम ये आंसर करते हैं कि कोई फैक्ट अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, उसको हम कहते हैं इलाबोरेटिव। इलाबोरेट का मतलब है कि इलाबोरेट करना, इलाबोरेटिव इंट्रोगेशन। तो ए को 4th आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है प्रैक्टिस टेस्टिंग। प्रैक्टिस टेस्टिंग का मतलब है टेस्टिंग योर सेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न, यानी खुद को टेस्ट करना, उसको हम कहते हैं प्रैक्टिस टेस्टिंग, यानी बी को 3rd आ जाएगा। अगर हम इसी में से ऑप्शन देखेंगे, ए को 4th और बी को 3rd, वो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर ए पार्ट, तो ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम सी पार्ट को भी यहाँ पर देख लेंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेशन। सेल्फ एक्सप्लेनेशन का मतलब है एक्सप्लेनिंग व्हाट ए सेक्शन ऑफ टेक्स्ट और एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम, यानी एक्सप्लेन करने को हम सेल्फ एक्सप्लेनेशन कहते हैं, यानी सी को 2nd आ जाएगा जो यहाँ पर है। उसके बाद जो डी है 4th है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस को हम कहते हैं मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स, यानी मिक्स करने को हम इंटरलीव्ड कहते हैं। मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर व्हेन स्टडीइंग। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। विच अमंग द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स हैज़ रिलेटिवली स्लो
ऑनसेट, कौन सा नेचुरल हज़ार्ड ऐसा है जिसमें स्लो ऑनसेट होता है, यानी जो स्लोली आता है और स्लोली फिर वो वापस भी चला जाता है, कौन सा ऐसा नेचुरल हज़ार्ड है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे, वॉल्केनिक इरप्शन ये बहुत ही फास्ट आ जाता है, यानी अचानक ही आ जाता है और कुछ मिनटों के बाद ख़त्म हो जाता है। वाइल्ड फायर ये भी अचानक ही आ जाता है, अगर इसको एंड होने में कुछ घंटे लग सकते हैं, कभी कुछ दिन भी लग सकते हैं। और जो ड्राफ्ट्स हैं, ड्राफ्ट्स को आने में बहुत टाइम लगता है, यानी जब 2 साल 3 साल 4 साल लगातार बारिश नहीं हो जाएगी तो उसके बाद ड्राफ्ट्स आते हैं, और जब ये ड्राफ्ट्स आते हैं तो फिर ये सालों तक लगातार रहता है। तो इसको हम कहेंगे कि स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस नहीं है। अगर हम कहेंगे कि लैंड एंड स्लाइड्स, ये भी कुछ ही मिनटों की काम होता है। बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। अंडर क्योटो प्रोटोकॉल द पार्टीज इन द सेकंड कमिटमेंट पीरियड have to reduce their greenhouse gas emission with reference to 1990 levels by at least एज़ कम्पेयर टू 1990। जो सेकंड मीटिंग हुई थी उसमें जो कहा गया था ग्रीन हाउस गैस को इमिट करना, यानी उनको कम करना, ख़त्म करना, कितना परसेंटेज वहाँ पे कहा गया था इसको ख़त्म करना। तो इसका आंसर डी पर है। सेकंड मीटिंग में कहा गया था 18% ग्रीन हाउस गैस कम करने हैं एनवायरनमेंट में। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके रिलेटेड यहाँ पर जो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है इनको आपको मैच करना है। पहला जो यहाँ पर है VoIP, VoIP को हम क्या कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो डेफिनेशन नहीं है। तो अगर हम इसको और ज़्यादा डीप देखेंगे कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, इसको हम दूसरे नाम से भी ऐसे कह सकते हैं कि फ़ोन सर्विस ओवर द इंटरनेट है, और इंटरनेट के ज़रिए फ़ोन कॉल करते हैं तो उसको हम कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो उसको मैच करता है। अगर हम पहला देखेंगे मेक्स यूज़ ऑफ लाइट पल्सेस, तो ये नहीं आएगा। यूज़ ऑफ इंटरनेट टू मेक फ़ोन कॉल, तो डेफिनेटली यही आएगा। तो ए वाले को सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इतने में से ऑप्शन देखने की कोशिश करेंगे, ए को सेकंड आएगा तो उसमें यहाँ पर 2 ऑप्शन फंस जाते हैं, तो अभी हम आंसर नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल का मतलब क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल ऐसी केबल होती है जो कि डाटा को ट्रांसमिट करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो केबल यूज़ की जाता है ताकि डाटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे मेक्स यूज़ ऑफ लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डाटा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बी को फर्स्ट। अगर हम देखेंगे पहले को ए वाले को सेकंड था और बी को फर्स्ट, तो इन दो में से कौन सा अब मैच हो रहा है, तो वो बी पार्ट है, यही मैच हो रहा है। ए वाले को सेकंड आएगा, बी वाले को फर्स्ट आएगा। लेकिन अब हम और भी देखेंगे सीखने के लिए, आंसर तो हमको मिल गया। थर्ड हम देखते हैं URL। URL को अगर हम फुल फॉर्म बताएंगे तो URL का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं लिखी गई है, तो पहला तो इसको नहीं आएगा, वो तो पहले ही आ गया आंसर। और जो दूसरा है ये भी हमने आंसर किया है। थर्ड को हम देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए स्मॉल बिल्डिंग, ये नहीं आएगा। फोर्थ है टेक्स्ट यूज्ड बाय वेब ब्राउज़र्स टू लोकेट ए वेब एड्रेस ऑन द इंटरनेट, यानी ये ऐसा टेक्स्ट है, तो इसका यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि URL जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी जो रिसोर्स को लोकेट करता है, जो भी हम एंटर करते हैं किसी ब्राउज़र पर, कोई वर्ड हम एंटर करते हैं, कोई सेंटेंस हम एंटर करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है तो वो हमारे सामने आ जाती है उसी, तो ये इसी के ज़रिए होता है जो कि यहाँ पर है URL। उसी के ज़रिए वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड होती है, जो हम टाइप करते हैं, तो वो हमारे सामने उस स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे डी पार्ट वाले, डी ऑप्शन की, जो है UTP केबल। UTP केबल किसको हम कहते हैं? UTP केबल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसका फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ऐसी केबल है जो कि एक तो नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती है, यानी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस तक अगर हमें नेटवर्क प्रोवाइड करना है तो उसके लिए भी UTP केबल यूज़ की जाती है। और उसके अलावा ये
फ़ोन में भी इस्तेमाल की जाती है, यानी जब फ़ोन को आपस में कनेक्ट करना होता है तो फ़ोन केबल में भी ये यूटीपी केबल यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये थर्ड ऑप्शन है, मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए स्मॉल बिल्डिंग। तो एक कंप्यूटर को अगर आपको दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है तो यूटीपी केबल वहाँ पर काम आती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। मेजर सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इन फ्रेश वाटर सिस्टम और कौन सा मेजर सोर्स है जो कि ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है फ्रेश वाटर में। इन ऑप्शन में से फिर यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि कौन कौन सा इसमें आएगा। तो इसका आंसर सी पार्ट है। सी में आता है ए, बी और डी, यानी ए भी आएगा, एग्रीकल्चरल रन ऑफ भी उसमें आता है, और उसके बाद बी भी आता है यानी फूड प्रोसेसिंग, और डी आता है यानी सीवेज फ्लुएंट। बाकी ये जो दो है और माइनिंग और लैंड साइट्स, तो ये नहीं आएंगे ये दोनों। बाकी ये तीन हैं ये ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट होता है। अब अगर हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट क्या होता है, इस पर भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट हम उस वेस्ट को कहते हैं जिसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरिंग बैक्टीरिया होता है, यानी ऐसा बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर सकता है जिसको ऑक्सीजन की नीड होती है। यानी इस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए हमको बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया ज़रूरत होती है और उनके लिए फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है, तो तभी हम इस वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब है कि जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो खुद ही बार बार पैदा भी हो जाता है, यानी जो ख़त्म नहीं होता है। तो टीएनबी, साल्ट और नेचुरल गैस ये सारे नॉन रिन्यूएबल है, यानी ये ख़त्म हो जाते हैं। इसमें सिर्फ एक ये बायोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या बायोलॉजिकल बेस्ड एनर्जी जो होता है वही एक है जो कि दोबारा आ सकता है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्वेश्चन कहता है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स फाइल फॉर्मेट्स। यहाँ पर ये एल ही नहीं है, फाइल फॉर्मेट्स है सूटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग साउंड फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। यानी यहाँ पर आपको चूज़ करना है कौन सा फॉर्मेट उन फाइल्स को होता है जो कि साउंड फाइल्स होता है, या हम कहेंगे जो कि ऑडियो फाइल्स होती हैं, जो कि वीडियो फाइल्स नहीं होती है। इन ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। तो इसका आंसर डी पार्ट है। डी पार्ट में आता है MIDI, WAV, WMA, MP3, ये सारे फाइल्स होते हैं जो कि साउंड फाइल्स होती हैं। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। बायोमास फ्यूल्स हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म ए सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्सेज बिकॉज दे, उनमें क्या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर है ए पार्ट। ए पार्ट का मतलब है प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन कंबस्शन एज मच एज दे कंज्यूम व्हेन दे ग्रो। यानी जितना वो ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं अपनी सारी लाइफ में, तो जब उनको डिकम्पोज किया जाता है, जब उनको कंबस्शन किया जाता है, तो उस टाइम वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इशूज arising out of the growing reliance on information technology। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या जिसको ICT भी कहते हैं, कौन सा इनमें से मेजर इशू है उसके रिलेटेड। तो इनमें से आपको चूज़ करना है करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है सी पार्ट। सी में आता है बी एंड सी। अब बी क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये सबको पता है कि जो ऑनलाइन काम होता है, जो भी प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है, यानी कब कौन सिस्टम हैक हो जाएगा किसी को पता ही नहीं होता है। कोई भी सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर हैक हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है, तो सिक्योरिटी थ्रेट्स वहाँ पर रह जाती है और प्राइवेसी कंसर्न्स भी वो वहाँ पे रहती है। कुछ भी प्राइवेसी नहीं होता है जब से सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। तो ये इस ICT से रिलेटेड बिग इश्यूज़ हैं। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। इन द एज ऑफ 4 वेदास स्टूडेंट्स were admitted to the Vedic school after performance of which ceremony among the following। इनमें से कौन सा ऐसा सेरेमनी है कि जो सेरेमनी फॉलो करने के बाद कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स दाखिला लेते थे एजुकेशन हासिल करने के लिए वैदिक दौर में। तो उस सेरेमनी को हम कहते थे उपनयन सेरेमनी, और ये उपनयन सेरेमनी 12 ईयर्स के एज की होती थी। यानी जब एक कैंडिडेट या एक पर्सन 12 ईयर का हो जाता था तो उसको फिर
एजुकेशन के लिए दाखिला किया जाता था, यानी एक टीचर के हवाले उसको किया जाता था और उस सेरेमनी को कहते हैं ओपन आया सेरेमनी। उस टाइम उसको अपना सारा जो रिलेटिव्स होते थे, अपनी फैमिली छोड़ देनी पड़ती थी, अपना सारा जो उसका तौर तरीका होता था वो उसको छोड़ देना पड़ता था और उसी गुरुकुल में वो दाखिला लेता था और उसी को कहते हैं ओपन आया सेरेमनी। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दो दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि अगर सीक्वेंस में हम इंटीजर्स लिखेंगे, यहाँ पर जो कि बाइनरी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, पहले 00111, फिर 01001, उसके बाद 01011, उसके बाद P लिखा गया है। कहता है कि अगर P को हम बोलेंगे कि ये है यानी 01101, तो क्या यानी अगर P की जगह हम यही वैल्यू एंटर करेंगे तो क्या ये सीक्वेंस सही है या ये सीक्वेंस गलत है? तो इसको अगर हम ऐसे देखेंगे तो हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा कि क्या ये सीक्वेंस सही है या नहीं है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे, यानी जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, हम इसको उन्हीं में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर सीक्वेंस सही बन जाती है या नहीं बन जाती है। तो अगर हम देखेंगे इस नंबर को, इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, वो भी यहाँ पर हम सीखेंगे। पहला जो है 00, उसके बाद है 111। अगर आपको ये कन्वर्ट करना है इन डेसिमल नंबर्स में, इसको कैसे करेंगे हम, आपको पता है कि इसके लिए फार्मूला है। यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा। अगर आप इस पर अलग वीडियो चाहते हैं कि हम ये डिटेल्ड देखेंगे कि हम कैसे बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे या डेसिमल को कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो फिर मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर आप ये फार्मूला लिख लीजिए कि पहले हमको लिखना है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 8, उसके बाद 16 और फिर ये आगे तक चले जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर इतने ही नंबर ज़रूरत है तो हम यहाँ तक ही चलेंगे। उसके बाद आपको इन्हें ऐड कर देना है। लेकिन ऐड करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो ये नंबर्स, जो बाइनरी नंबर्स हैं, इनमें आपको देखना है कि जहाँ पर 1 है इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट है और जहाँ पर 0 है वो एब्सेंट है, यानी वो नंबर हमें नहीं लेना है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसको हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या बनेगा वो लिखेंगे, या 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पर क्या बनेगा तो वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 1 × 1 वो 1 ही हो जाएगा, 2 × 1 वो 2 ही हो जाएगा, 4 × 1 वो 4 हो जाएगा, 8 × 0 वो 0 हो जाएगा, 6 × 0 वो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इतना लंबा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर और भी शॉर्ट करेंगे इसको, क्योंकि हम बाकी पार्ट भी करने हैं। तो यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे इसको, आपको ये याद रखना है यहाँ पर इन शॉर्ट में कि जहाँ पर 1 आता है वो प्रेजेंट है और जहाँ पर 0 आता है वो कैंसिल हो जाएगा। 8 के सामने 0 है, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो बाकी जो ये 3 रहेंगे इनको हम ऐड करेंगे, यानी 1 और 2 होता है 3, 3 और 4 होता है 7। इसका आंसर आ गया हमारे पास 7। तो पहला जो है उसका 7 आ गया हमारे पास। अब जो दूसरा हमें लिखना है ये नंबर, तो हम पहले ही फार्मूला लिखेंगे। ये यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है और फिर 16 है। अब जो हमारा जो दूसरा ये है, यहाँ से 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 0 और फिर 1 और फिर 0, यहाँ पर ऐसा लिखना है ये डिजिट्स। अब आप देख लीजिए कि जिसके पास 0 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी यहाँ पर रहेंगे उनको ऐड करना है। इस 1 के सामने ये 1 है तो ये 1 हम लेंगे और यहाँ पर ये जो है 8, इसको हम लेंगे। तो 1 और 8 कितना बन जाता है 9, तो दूसरा बन जाएगा हमारे पास 9। उसके बाद जो थर्ड है यहाँ पर, अब इसको हम लेंगे तो इसको हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पर थर्ड जो हमारे पास है, यहाँ पर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है और फिर 1 है। तो लिख लो फार्मूला 1 2 4 8 16, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1 + 2 होता है 3, 3 + 8 होता है 11, तो 11 आ जाएगा। उसके बाद ये जो P है, अब हमें P लेना है, लेकिन P को कहा गया है कि यहाँ पर ये वैल्यू हमको लेना है। तो वो क्या है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो जब हम इसको लेंगे
यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे 1 2 4 8 फिर 16 तो कट हो जाएगा, ये भी 2 भी कट हो जाएगा। तो 1 + 4 होता है 5 + 8 होता है 13, तो उसके बाद 13 आएगा। अब तो अगर आप इसको देखेंगे, अब पहले 7 आएगा, फिर 2 ऐड हो गया 9 आ गया, फिर 2 और ऐड हो गया 11 आ गया, फिर 2 ऐड हो गया 13 आ गया। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है बाइनरी सीक्वेंस ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो अगर ये सही है तो एक पार्ट तो सही है, अब हमें देखना है कि दूसरा पार्ट भी सही है या नहीं है। दूसरा ए वाला तो सही है। बी कहता है अ बाइट इज अ बाइनरी नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 8 बिट्स। तो ये भी सही है कि एक जो बाइट होता है वो किसके बराबर होता है 8 बिट्स। जब 8 बिट्स मिलते हैं तब एक बाइट बन जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो दोनों किस में है सी पार्ट, तो ये सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉय ओनली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हम किसको कहते हैं। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हम उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जहाँ पर हम एट द सेम टाइम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी मर्जी से यानी किसी भी टाइम को रिप्लाई कर सकते हैं। मानो आपने किसी को मैसेज किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम ऑनलाइन होगा, वो 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद भी आपको रिप्लाई कर सकता है, या 1 घंटे के बाद भी वो उसको देख सकता है। लेकिन अगर आपने किसी को वीडियो कॉल किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है, तो वो उस टाइम आपके सामने होगा, आप जो उसे कहेंगे वो उसी टाइम सुनेगा, या आप उसको जो कहेंगे वो आपसे उसी टाइम रिप्लाई भी कर सकता है। तो एसिंक्रोनस का मतलब क्या है, अब जिस टाइप में हम एट द सेम टाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आता है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उसमें आता है फाइल ट्रांसफ़र, या उसमें आता है ईमेल्स या फोरम्स या वर्ल्ड वाइड वेब उसमें आता है। तो यहाँ पर हम अगर हम देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो ये तो नहीं आएगा, ईमेल आएगा, फोरम भी आएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग। और इंस्टेंट मैसेज का मतलब है कि जब हम आमने सामने एक दूसरे को मैसेज करते हैं, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। तो इसमें ईमेल्स आएगा और फोरम्स आएगा, यानी बी और सी, यानी सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पर। In order to meet the new demands of market economy and produce competent graduates who can compete with their counterparts in international market, the first and foremost change that needs to be introduced in the prevailing system of Indian higher education is related to। अगर हमें ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा करने हैं जो कि इंटरनेशनली एक दूसरे से कॉम्पीट कर सकते हैं, यानी जिनको हमें हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी है, तो कैसे हम ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है इन शॉर्ट। तो सबसे पहले हम कहाँ पर चेंजेस लाएंगे जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या हम एडमिशन प्रोसेस में चेंजेस करेंगे, या करिकुलम में, या एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ में, या अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स में। तो सबसे पहले जो चेंजेस होनी चाहिए वो करिकुलम में है, क्योंकि करिकुलम जो है, जो इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उसका बहुत ही पुराना है, यानी वो कम्पीट नहीं कर पाता है बाकी जो इंटरनेशनल लेवल ऑफ एजुकेशन है। तो सबसे पहली चेंज जो है वो करिकुलम में लानी होगी। उसके बाद जो बाकी चीज़ें आ जाती है वहाँ पर भी चेंजेस लाएंगे हम, जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ होता है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला क्या है करिकुलम, यानी बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक है, ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं पैसेज पर। रीड द पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 46 to 50। और आपको पता है कि पैसेज के क्वेश्चन यहाँ पर हम ए बी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।